नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। पिछला चुनाव अगर आपको याद होगा, इसके पहले के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने नारा दिया था खेला होबे, यानी खेला होगा। और अब ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के साथ सबसे बड़ा खेला हो गया है। ऐसा खेला हुआ है जो शायद इसके पहले किसी और के साथ नहीं हुआ। महाराष्ट्र में शिवसेना का एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन वो भी कुछ दिन सरकार चलाने के बाद हुआ था। चुनाव के तुरंत बाद इतना बड़ा खेला तो मुझे लगता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ममता बनर्जी के साथ होगा। सबसे पहले विधानसभा में 80 सीटें जीती थी तृणमूल कांग्रेस ने, और इन 80 सीटों में 55 से ज्यादा विधायक अलग हो चुके हैं। उनका यह कहना था कि उनको दीदी से कोई शिकायत नहीं है, अभिषेक बनर्जी से शिकायत है, और अभिषेक बनर्जी के चलते वो अलग ग्रुप बना रहे हैं, और ये अलग ग्रुप ही असली तृणमूल कांग्रेस है। ये उनका कहना था कि दीदी के साथ हैं, दीदी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब लोकसभा और राज्यसभा में जो हुआ है वो उसके आगे का खेल है। आज का कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, भास्कर देखिए, हिंदू देखिए, इंकलाब देखिए, इंडियन एक्सप्रेस देखिए, कोई भी अखबार उठाकर देख लीजिए, 4 अखबार तो मेरे सामने हैं। फ्रंट पेज पे जो खबर है वो ममता दीदी के राज्यसभा लोकसभा सांसदों की खबर है, और ये खबर बताती है कि ये इनकी जो मुलाकात हुई 20 के आसपास है ये, और इनकी जो मुलाकात हुई वो भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के घर पे हुई, और ये सीधे सीधे एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। ये ऐसे नहीं है जो कहें कि हमें अभिषेक बनर्जी से दिक्कत है, फला से दिक्कत है, और जो ये कहें कि दीदी के हम साथ हैं, ये दीदी के साथ नहीं है। ये अब अमित भैया के साथ यानी अमित शाह जी के साथ चले गए हैं, और इस तरह से तृणमूल कांग्रेस का पूरा स्ट्रक्चर चरमरा गया है, भरभरा गया है। बहुत मुमकिन है कि तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर और तृणमूल कांग्रेस का जो झंडा है, जो निशान है चुनाव का, वो भी ममता बनर्जी के पास न रहे। इसका मतलब क्या है? पहला मतलब तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूं, जरूरी है, उसके बाद मैं बाकी पर बात करूंगा। आज आपको भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत दिखाई देती है। आप नरेंद्र मोदी पर कुछ बोल दीजिए, अमित शाह पर कुछ बोल दीजिए, योगी आदित्यनाथ पर कुछ बोल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, पुलिस उठा सकती है, ईडी घर पहुंच सकती है, कुछ भी आपके हो सकता है। और इनसे जुड़े हुए जो, मैं तो गुंडे ही कहूंगा, चाहे ये जो चाहे कहना चाहे, लेकिन मैं तो गुंडे ही कहूंगा। ये किसी की दुकान में घुस सकते हैं, किसी के खाने का ठेला पलट सकते हैं, ये वेज बिरयानी को पुलाव कह सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा एक माहौल बना है जिसमें लगता है ये बहुत ताकतवर है। लेकिन ममता बनर्जी को भी इतनी ही ताकतवर दिखती थी, उनके गुंडे भी इतने ही ताकतवर दिखते थे। सत्ता गई और अब तृणमूल कांग्रेस के लोग, खासतौर पर ममता बनर्जी के लोग, पिट रहे हैं और कोई बचाने वाला नहीं है। तो इस तरह के गुंडों की जो ताकत होती है वो सत्ता के साथ होती है, सत्ता जाने के साथ चली जाती है। कल को अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जाएगी तो आप वहां भी ऐसा ही बिखराव देखेंगे, और उनके गुंडों को भी ऐसे ही चुपचाप दुबक कर अपने अपने कमरे में घुसते हुए देखेंगे। पहली बात तो यह समझ जाना चाहिए कि गुंडागर्दी जो सत्ता की होती है वो सत्ता के जाने के बाद बुरी तरह से खत्म हो जाती है, सारी हिम्मत चली जाती है। एक बार पुलिस और सत्ता का प्रोटेक्शन खत्म हो जाए तो जो भीड़ बहुत बड़ी आपको दिखाई दे रही है उसमें आगे 1-2 लोग चलते हुए दिखेंगे और पीछे सारे के सारे गायब हो जाएंगे। पहला सबक तो यह सीखना चाहिए। दूसरी बात यह कि ममता बनर्जी ने बंगाल में क्या गुंडागर्दी की है, किस तरह से सरकार चलाई है, उसका पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 2021 में बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए, और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। एक भी सीट नहीं मतलब कांग्रेस 0 पर थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल बाद एक उपचुनाव हुआ, 2023 में एक उपचुनाव हुआ, और इस उपचुनाव में कांग्रेस का कैंडिडेट तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने में कामयाब हो गया। यानी तृणमूल कांग्रेस के पास अपार बहुमत था, पूर्ण बहुमत था, कांग्रेस के पास एक सीट आई। अब आप ये बताइए कि कांग्रेस की अगर एक सीट रह जाती तो तृणमूल कांग्रेस को क्या फर्क पड़ जाता। लेकिन दीदी ने क्या किया? दीदी को एक भी कांग्रेस का एमएलए बर्दाश्त नहीं हुआ, और उस एक कांग्रेस एमएलए को भी तोड़कर तृणमूल कांग्रेस में ले गई। इस तरह से बंगाल में राज चला रही थी दीदी। ये तो एक एग्जांपल हुआ, 2021 का चुनाव और 2023 का उपचुनाव मैंने आपको बताया। 2021 से पीछे चलिए, यानी 2016 में जो चुनाव हुए थे 5 साल पहले, 2016 के चुनाव में कांग्रेस के 44 विधायक जीते थे, 44 एमएलए कांग्रेस के जीते थे, और दीदी के पास ठीक ठाक बहुमत था। दीदी ने, जो बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष थे मानस भुइयां, और सीएलपी लीडर जो
विधानसभा के अंदर लीडर थे मोहम्मद सोहराब। इन दोनों के साथ साथ 17 विधायकों को कांग्रेस से तोड़कर तृणमूल कांग्रेस में भर्ती करा लिया। और सिर्फ कांग्रेस का मामला नहीं था, वामपंथी दलों के 32 विधायक जीते थे, उनमें से भी 8 विधायकों ने दल बदल की थी, जिसमें से कुछ विधायक गए थे टीएमसी में और कुछ विधायक गए थे भारतीय जनता पार्टी में। ये वाली राजनीति जो बीजेपी करती है, इधर से तोड़ के उधर लाना, उधर से तोड़ के इधर लाना, ये बंगाल की राजनीति में बहुत गंदी मानी जाती थी। आप जानते हैं कि वामपंथी विचारधारा की राजनीति करते हैं, आप उनसे सहमत हो ना हो, लेकिन उनकी अपनी एक विचारधारा की राजनीति होती है, कार्डर बेस राजनीति होती है। बंगाल में चूंकि लंबे समय तक उनका शासन रहा था, इसलिए बंगाल में आपको ममता दीदी के आने से पहले दल बदल नहीं दिखता, पार्टियां तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करना नहीं दिखता। ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर यह कल्चर शुरू किया था कि सीपीएम और कांग्रेस से जितने लोग टूट सके उनको तोड़ो, और यह बंगाल तक महदूद नहीं रहा। मेघालय की बात कर रहा हूं, 2021 में मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे मुकुल संगमा, और मुकुल संगमा कांग्रेस में थे, उनके साथ 12 विधायक टोटल कांग्रेस के थे, 12 के 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिए थे मेघालय में जाकर। यानी ममता दीदी का सीधा खेल था कि चुनाव में जितनी सीटें जीतो वो तो जीतो ही, कांग्रेस और सीपीएम के जो लोग जीते उनको भी अपनी पार्टी में मिला लो। क्यों ऐसा कर रही थी वो? एक तो ममता दीदी भाजपा को नहीं कमजोर करना चाहती थी, ममता दीदी कांग्रेस और सीपीएम को कमजोर करना चाहती थी। क्यों करना चाहती थी ये समझिए। उनका मानना यह था कि सांप्रदायिक हिंदुओं का वोट जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मान लीजिए कि 70% वोट जो है वो हिंदुओं का भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, लेकिन जो सेकुलर हिंदू हैं 20, 25, 30%, और जो मुस्लिम वोट है जो भाजपा के खिलाफ वोट देता है, वो चाहती थी कि इसका एक भी वोट कांग्रेस या सीपीएम को ना जाए, ये सारा का सारा वोट हमारे पास आए। और उनका कैलकुलेशन था कि 20% बहुसंख्यक यानी कि 20% हिंदू और 95 या 100% मुस्लिम वोट अगर मुझे मिलता रहेगा तो मेरी सत्ता बनी रहेगी, जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था। इस कैलकुलेशन पर चलते हुए दीदी ने बंगाल के अंदर यह तोड़-फोड़ की राजनीति की नींव डाली। और आज आप देखिए कि ये नींव डालने के चक्कर में अपने पार्टी की विचारधारा की नींव उन्होंने इतनी कमजोर कर ली कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता थे, सीएलपी थे लोकसभा के अंदर। अधीर रंजन चौधरी को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम घोषित किया, और यूसुफ पठान जो क्रिकेट प्लेयर रहे हैं, वनडे प्लेयर रहे हैं, बैट्समैन थे बड़े विस्फोटक, उनको गुजरात से लेकर आई और अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़वाया, पूरी मशीनरी लगा दी अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता थे उनको हराने में। अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए, यूसुफ पठान जो हैं वो एमपी बन गए। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, यूसुफ पठान की जगह कोई और भी हो सकता था, लेकिन ममता दीदी यूसुफ पठान को लेकर आई और अधीर रंजन चौधरी को उन्होंने चुनाव हरवा दिया। अब आप देखिए कि जब विधानसभा में खाली हो गई, ममता दीदी अपनी सीट भी हार गई, तो उन्होंने सोचा कि चलो लोकसभा दोबारा लड़के हम लोकसभा में पहुंच जाएं, और यूसुफ पठान से कहा कि आप अपनी सीट खाली कर दीजिए। अब मेरा तो यह कहना है, कहा ही क्यों? जब उसको ले आई थी, उसने चुनाव जीता था, तो वो कोई चपरासी थोड़े है कि आप कहेंगे चुनाव लड़ जाए तो चुनाव लड़ गया, आप कहेंगे हट जाओ तो हट जाएगा। ये तरीका ही गलत है। और इससे भी बड़ी बात कि वो आपकी पार्टी का कोई कमिटेड कार्यकर्ता नहीं था। ऐसा नहीं था कि तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस के कल्चर में वो पला बढ़ा है और कोई बहुत विचारधारा वाला व्यक्ति है। वो तो क्रिकेट का प्लेयर है, और क्रिकेट के प्लेयर और सिनेमा स्टार्स में हमारे यहां कोई खास फर्क नहीं है, दोनों स्टार होते हैं, स्टार वैल्यू पे चुनाव जीतते हैं। वैसे टॉलीवुड जिसको कहते हैं यानी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, वहां से भी दीदी बहुत सारे लोगों को ले आई थी। तो आप एक क्रिकेट प्लेयर को ले जाती हैं, उसको चुनाव जितवा देती हैं। अब क्या हो रहा है, पहले तो उसने मना कर दिया कि आपके लिए सीट खाली नहीं करेंगे, उसके बाद कल महुआ मोइत्रा का एक ट्वीट आता है, और उस ट्वीट में यूसुफ पठान को बाकायदा अटैक करके वो लिखती हैं कि मुझे पता है आप दिल्ली आ रहे हो और अमित शाह से मिलने आ रहे हो और वगैरह वगैरह, यानी कि शिकायत करती हैं कि वो भाजपा में जा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी कभी भाजपा में नहीं जाते। अधीर रंजन चौधरी को अगर भाजपा में जाना होता तो बहुत पहले जा चुके होते। जैसे दीदी के बहुत करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी भाजपा में चले गए और आज मुख्यमंत्री हैं, अधीर बाबू भी भाजपा में चले गए होते तो मुख्यमंत्री ना सही मंत्री तो जरूर बन गए होते।
अधीर बाबू को अगर भाजपा में जाना होता तो बहुत पहले चले गए होते, लेकिन कांग्रेस जब जीरो थी तब भी उन्होंने पार्टी की कमान संभालना स्वीकार किया और अपने लेवल पर संघर्ष किया। इस बार 2 सीटें जीती हैं। अधीर बाबू खुद चुनाव हार गए, लेकिन अभी भी वो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे। कम से कम वो भाजपा में नहीं जाते, कम से कम वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ताकत नहीं बढ़ाते, लेकिन दीदी ने जिसको चुना वो भाजपा में जा सकते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ा सकते हैं। तो दीदी की पूरी ताकत बंगाल से सेकुलर फोर्सेज जो तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी, ऐसी सेकुलर फोर्सेस को पूरी तरह से खत्म कर देना था। और इस चक्कर में अहंकार इतना बढ़ गया था। मुझे याद है 2021 या 22 की बात है, ममता बनर्जी दिल्ली आई हुई थी। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप सोनिया गांधी से मिलेंगी, और ममता बनर्जी का जवाब था कि क्या दिल्ली आने के लिए सोनिया गांधी से मिलना और उनकी परमिशन लेना जरूरी है। आप सोचिए, ये अहंकार, ये घमंड। वो ये भी कह सकती थी कि नहीं, इस बार मैं बहुत बिजी हूं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। एक जमाना था जब बौदी कहा करती थी, प्रियंका गांधी को, राजीव गांधी को अपना बड़ा भाई मानती थी, और सोनिया गांधी को भाभी यानी बौदी कहा करती थी वो। और ये जवाब उन्होंने दिया था कांग्रेस को बंगाल से खत्म करने के लिए, सीपीएम को बंगाल से खत्म करने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। और मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊं, आज विधानसभा में जो आदमी बागी तृणमूल कांग्रेस का प्रमुख बना हुआ है, उसको सीपीएम ने कभी निकाला था, क्योंकि उसका एक केस सामने आया था जिसमें महिलाओं के साथ उसने बेहुरमती की थी। वीडियो आया था, वो वीडियो वायरल होता रहता है। ऐसे आदमी को दीदी अपनी पार्टी में ले आती हैं और बड़ा नेता बनाती हैं, सिर्फ इसलिए कि सीपीएम को और कमजोर कर सके। और भी जाने कितने लोगों को लेके आई। कल जब मैं तृणमूल कांग्रेस की नेता, अब पता नहीं कौन सा तृणमूल कांग्रेस उनका असली वाला रह पाएगा, या जैसे उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी छिन गई, शिवसेना छिन गई, वैसे ही इनसे भी तृणमूल कांग्रेस छिन जाएगी, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन कल जब वो आई, उनका चेहरा मैं देख रहा था, उनका हाव भाव देख रहा था, वो घमंड गायब है। अब उनको इंडिया गठबंधन की याद आई। जब परेशानी में आई तो राहुल गांधी ने कॉल किया, इंडिया गठबंधन की याद आई, आकर इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बैठी और इंडिया गठबंधन से अपील की साथ देने की, लेकिन खुद इंडिया गठबंधन में होते हुए वो इंडिया गठबंधन में कभी नहीं रही। मैं कुछ और किस्से याद दिला दूं। देखिए, इतिहास जो है ना, उसको याद करना बहुत जरूरी होता है। उसी से वर्तमान समझ में आता है और उसी से आने वाले वक्त यानी भविष्य के रास्ते तय होते हैं। गोवा में इलेक्शन था। ममता बनर्जी जी ने कांग्रेस के जितने रिबेल थे, यानी जिनको टिकट नहीं मिला था, उन सबको खड़ा कर दिया तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर। और सिर्फ खड़ा नहीं किया, खुद गई थी गोवा प्रचार करने के लिए। जबरदस्त प्रचार किया था, जबरदस्त गोवा में पैसे बहाए थे। अरविंद केजरीवाल साहब भी गोवा लड़ने गए थे और ममता जी भी गोवा लड़ने गई थी। ये क्या करने गई थी? बंगाल में इनको कांग्रेस और सीपीएम नहीं चाहिए था ताकि सेकुलर वोट ना बटे, और गई ये गोवा में सिर्फ इसलिए ताकि सेकुलर वोट बटे और कांग्रेस हारे। गोवा एक ऐसी जगह है, आप देखेंगे छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, 200, 250, 500 वोट से वहां जीत और हार हो जाती है। वहां अगर आपका कैंडिडेट कांग्रेस का 300, 400 वोट भी काट लेता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्ले बल्ले है। और यही हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो थे उन्होंने अच्छा खासा वोट काटा। लेकिन अभी आपकी बात नहीं हो रही, आपकी बात तो मैं करता रहता हूं। आज सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की बात कर रहा हूं। तो दीदी ने गोवा का चुनाव लड़ा, बंगाल से जाकर, जहां उनकी कोई जमीन नहीं थी, कोई पार्टी नहीं थी। कांग्रेस के रिबेल्स को भर्ती कर करके अपनी पार्टी में टिकट दिया और टिकट देकर वहां पर कांग्रेस को हराने में अपनी शानदार भूमिका निभाई। एग्जाम्पल देने लगूंगा तो मैं घंटों बैठ के एग्जाम्पल दे सकता हूं कि दीदी ने क्या किया। लेकिन बंगाल की ही बात कर रहे हैं तो इस बार लोकसभा चुनाव में दीदी सीपीएम या कांग्रेस को एक सीट देने को तैयार नहीं थी। वो कहते हैं ना, महाभारत की कहानी जो है कि पांडव 5 गांव मांग रहे थे लेकिन कौरव 5 गांव देने को भी तैयार नहीं हुए। वही हालत दीदी की थी। दीदी एक सीट देने को तैयार नहीं हुई कांग्रेस और सीपीएम को। भारत जोड़ो यात्रा निकली तो उसका मजाक उड़ाया। ये सारा कुछ करने के बाद, और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लेकर दीदी ही गई थी।
एनडीए सरकार में रेल मंत्री बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई बेस नहीं था बंगाल के अंदर। और एक बात बहुत साफ साफ है कि अगर सारी सेकुलर पार्टीज को आप साफ कर देंगे तो जाहिर है सामने जो पार्टी मजबूत खड़ी होगी वो सांप्रदायिक पार्टी होगी, और वही हुआ। और ये ममता दीदी चाहती थी ताकि मुस्लिम वोट एक साथ आकर उनको वोट दे सके, लेकिन इस बार जो खेल खेला भाजपा ने उसमें मुस्लिम नेताओं को भी शामिल कर लिया। मुस्लिम नेता भी बिकाऊ होते हैं, बहुत सारे विधायक जो जा रहे हैं उनमें मुस्लिम विधायक भी हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये तो लालच की बात है, ये तो सत्ता के मोह की बात है। और ये सब हुआ, आपने देखा। अब वो इंडिया गठबंधन में आकर मीटिंग करती है। मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि कल बड़ी अच्छी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है, सारे नेता थे वहां पर, आम आदमी पार्टी उसमें शामिल नहीं हुई। संजय सिंह का बयान आया था कि वो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। समझ में भी आता है, अगला चुनाव पंजाब में होना है और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, तो इस समय साथ बैठने का कोई खास मतलब भी नहीं था। लेकिन बाकी सारी पार्टियां आई, अच्छी अच्छी बातें हुई। बस इतना मुझे और पूछना है, ममता बनर्जी क्या वाकई भरोसे लायक हैं? क्या कल को उनको ताकत मिल जाए, जिसकी अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मान लीजिए कल उनको कुछ ताकत मिल जाए, तो क्या फिर वो पुरानी हरकतें नहीं दोहराएंगी? मेरा अपना मानना है, ठीक है राहुल गांधी बहुत सदाशय हैं। कल फिर से एक बार फोटो आ गई, सोनिया गांधी ममता बनर्जी को गले लगा रही थी। सोनिया गांधी सबको गले लगा लेती हैं, सब कुछ माफ कर देती हैं, ये हम देखते आ रहे हैं। लेकिन यहां सवाल माफ करने या सवाल ना माफ करने का नहीं है, यहां सवाल पॉलिटिक्स का है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर वाकई तृणमूल कांग्रेस के साथ जाना तय करती है तो ये एक और सुसाइड अटेम्प्ट होगा। मैं बंगाल के तमाम कांग्रेस नेताओं के ट्विटर हैंडल देख रहा था और वो सब इस बात से नाखुश हैं कि राहुल गांधी ममता बनर्जी को इतना महत्व दे रहे हैं, क्योंकि उन सब ने ममता बनर्जी के शासन में रिप्रेशन झेला है और अपनी आंख से देखा है कि उनकी अपनी पार्टी को खत्म करने के लिए ममता बनर्जी ने कितनी मेहनत की। मुझे लगता है इस पॉइंट पर सही पॉलिटिक्स ये होती कि कांग्रेस सीधी बात करती कि अच्छा ठीक है, हमारे साथ आना है, अब तो आपकी पार्टी बची नहीं, आप हमारे साथ मर्ज कर लो, तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस के साथ मिला दो। यह शर्त राहुल गांधी को रखनी चाहिए। अगर यह शर्त वो नहीं रखते हैं और तृणमूल कांग्रेस को फिर से बढ़ने का मौका देते हैं तो उनकी अपनी जो कांग्रेस पार्टी है, बंगाल के अंदर जो बची खुची कांग्रेस पार्टी है, उसमें भी विद्रोह हो सकता है, उसमें भी नाराजगी हो सकती है। जिस तरह की राजनीति अधीर रंजन चौधरी जैसे आदमी को हराने के लिए ममता बनर्जी ने की है, कांग्रेस को खत्म करने के लिए ममता बनर्जी ने की है, बंगाल कांग्रेस कभी ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं करेगा। तो बड़ा सवाल यही है कि माफ करके ममता बनर्जी को राहुल गांधी बंगाल में कांग्रेस के फिर से खड़े होने की सारी उम्मीदें खत्म करेंगे, या रियल पॉलिटिक्स करते हुए ममता बनर्जी पर प्रेशर बनाएंगे कि जो बचा खुचा है वो लेकर हमारे पास आ जाओ, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम आपको सम्मान देंगे और हमारे साथ काम करो ताकि बंगाल में बीजेपी का एक विकल्प खड़ा किया जा सके। अगर दूसरा वाला काम करेंगे तो मजेदार पॉलिटिक्स होगी और पहला वाला काम करेंगे तो बड़ी बोरिंग पॉलिटिक्स होगी। हम बंगाल में बची खुची कांग्रेस को और बिखरते हुए देखेंगे और ममता बनर्जी को आगे भी धोखा देने के और घमंड करने के मौके मिलते हुए देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के साथ ऐसा खेला हुआ है कि अब शायद उनके लिए उठकर खड़ा होना बेहद बेहद मुश्किल हो। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।